पूजा, अच्छा हुआ कि तुम आ गई। तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। पूजा को देखते ही तरंग की बाँछें खिल गईं। हम तो हमेशा सही समय पर ही आते हैं जीजाजी, पर ये तो बताइए कि अचानक ऐसा क्या काम आन पड़ा। कल खुशी के स्कूल में बच्चों के माता पिता को आमंत्रित किया गया है। मैं तो जा नहीं सकता। कल मुख्यालय से पूरी टीम आ रही है निरीक्षण करने। अपनी दीदी रिया को तो तुम जानती ही हो, 2-4 लोगों को देखते ही घिघी बंध जाती है। यदि कल तुम खुशी के स्कूल चली जाओ तो बड़ी कृपा होगी। तरंग ने बड़े ही नाटकीय स्वर में कहा, आपकी इच्छा हमारे लिए आदेश है, पर बदले में आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कहो न, ऐसी क्या बात है? कल टिवोली में नई फिल्म लगी है, आपको मेरा साथ देना ही पड़ेगा। पूजा ने तुरंत ही हिसाब किताब बराबर करने का प्रयत्न किया। ये कौन सी बड़ी बात है, मैं तो स्वयं ये फिल्म देखना चाह रहा था और इतना मनमोहक साथ मिल जाए तो कहना ही क्या। तरंग बड़ी अदा से मुस्कुराया। चलो, खुशी की समस्या तो सुलझ गई। क्यों खुशी, अब तो खुश हो? तरंग ने अपनी बेटी की सहमति चाही। नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, मैं तो बहुत दुखी हूँ। मेरे स्कूल में जब मेरे सभी साथियों के साथ उनके मम्मी पापा आएंगे तब मैं अपनी पूजा मौसी के साथ पहुँचूंगी। खुशी रोना सी हो उठी। चिंता मत करो खुशी बेटी, मैं तुम्हारे स्कूल में ऐसा समा बांधूंगी कि तुम्हारे सब गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। पूजा ने खुशी को गोद में लेने का यत्न करते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए आपका समावमा। अगर मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं जा सकते तो मैं कल स्कूल ही नहीं जाऊंगी। खुशी पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। तुमने बहुत सिर चढ़ा लिया है अपनी लाडली को। घर आए मेहमान से कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये तक नहीं सिखाया उसे। तरंग रिया पर बरस पड़ा। उस पर क्यों बरसते हो? तुम भी तो पापा हो खुशी के, तुमने कुछ क्यों नहीं सिखाया पढ़ाया? तरंग की मां पूर्णा देवी, जो अब तक तटस्थ भाव से सारा प्रकरण देख रही थी, अब स्वयं को रोक न सकी। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जीवन भर याद रखेगी। तरंग तेजी से अंदर की ओर लपका तो रिया को जैसे होश आया। उसने दौड़कर खुशी को गोद में छिपा लिया। आज से इसका खाना पीना बंद, 2 दिन भूखी रहेगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। तरंग लौटकर सोफे पर पसरते हुए बोला, क्यों इतना क्रोध करते हो जीजाजी? खुशी तो 5 वर्ष की नन्ही सी बच्ची है, वो क्या समझे तुम्हारी दुनियादारी। जो मन में आया बोल दिया। चलो अब मुस्कुरा भी दो जीजाजी, क्रोध में तुम जरा भी अच्छे नहीं लगते। पूजा बड़े लाड से बोली तो रिया भड़क उठी। पूजा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, इस समय तुम जाओ, हमें अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को स्वयं सुलझाने दो। वह बोली, दीदी तुम भी, मैं तो तुम्हारे लिए ही चली आती हूँ। आज भी ऑफिस से सीधी यहाँ चली आई। तुम तो जब भी मिलती हो यही रोना रोती हो कि तरंग तुमसे दुर्व्यवहार करते हैं, तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। मुझे लगा मेरे आने से तुम्हें राहत मिलेगी, नहीं तो मुझे क्या पड़ी है यहाँ आकर अपना अपमान करवाने की। पूजा ने पलटवार किया। रिया, पूजा से क्षमा मांगो, घर आए मेहमान से क्या इसी तरह व्यवहार किया जाता है? रिया कुछ बोल पाती उससे पहले ही तरंग ने फरमान सुना दिया। रिया तरंग की बात सुनकर प्रस्तर मूर्ति की भांति खड़ी रही। न उसने तरंग की बात का उत्तर दिया, न ही माफी मांगी। तुमने सुना नहीं, पूजा से क्षमा मांगने को कहा था मैंने। तरंग चीखा, मेरे लिए यह संभव नहीं है तरंग, रिया ने उत्तर दिया और खुशी को गोद में उठाकर अंदर चली गई। छोड़ो भी जीजाजी, क्यों बात का बतंगड़ बनाते हो? मैं अब चलूंगी। पूजा उठ खड़ी हुई। इस तरह बिना खाए पिए, रुको मैं कोई ठंडा पेय लेकर आता हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पूजा ने अपना बैग उठा लिया। ठीक है, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़कर आता हूँ। मैं अपनी कार से आई हूँ। अपनी कार में जाना भी अकेली युवती के लिए सुरक्षित नहीं है। तरंग तुरंत साथ चलने के लिए तैयार हो गया और क्षण भर में ही दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले मुख्य द्वार से बाहर हो गए।
द्वार बंद कर जब रिया पलटी तो खुशी और पूर्णा देवी दोनों उसे आग्नेय दृष्टि से घूर रही थीं, जैसे उसने कोई अक्षम्य अपराध कर डाला हो। मम्मी, तुम गंदी हो, खुशी रोना से स्वर में बोली। उसे तरंग का इस तरह पूजा के साथ चले जाना बहुत अखर रहा था। आप भी कह ही डालिए जो कहना है, इस तरह मुंह फुलाए क्यों बैठी हैं? रिया पूर्णा देवी को चुप बैठे देखकर बोली। मैं तो यही कहूंगी कि तुमसे कहीं अधिक बुद्धिमान तो तुम्हारी 5 वर्षीय बेटी है। उसने आज पूजा को अपने व्यवहार से वो सब जता दिया जो तुम कभी नहीं कर पाई। मैं आपके संकेतों की भाषा समझती हूँ मान जी, पर क्या करूँ? पूजा मेरी चचेरी बहन है। चचेरी बहन बात अपनी गृहस्थी बचाने की हो तो सगी बहन से भी सावधान रहना चाहिए, पूर्णा देवी बोली। पूजा को क्या दोष दूं मान जी, जब अपना पैसा ही खोटा निकल जाए। तरंग को तो अपनी पत्नी को छोड़कर हर युवती में गुण ही गुण नजर आते हैं। आज पूजा है, उससे पहले तन्वी थी। विवाह से पहले की उनकी रासलीलाओं के संबंध में तो आप जानती ही हैं। मैं सब जानती हूँ, पर मैंने जिस लड़की को तरंग की पत्नी के रूप में चुना था वो तो जिजीविषा से भरपूर थी। तुम्हारा गुणगान अपने तो क्या पराये भी करते थे। फिर ऐसा क्या हो गया जो तुम सबसे कटकर अपनी ही खोल में सिमट कर रह गई हो? पता नहीं, पर दिन रात मेरी कमियों का रोना रोकर तरंग ने मुझे विश्वास दिला दिया है कि मैं किसी योग्य नहीं हूँ। आपने सुना नहीं था, तरंग पूजा से कह रहे थे कि अजनबियों के बीच जाते ही मेरी घिघी बंध जाती है, जबकि कॉलेज में मैं साहित्यिक क्लब की सर्वेसवा थी। पूरे 4 वर्षों तक मैंने उसका संचालन किया था। जानती हूँ, पर कॉलेज में तुम क्या थी कोई नहीं पूछता। अब तुम क्या हो? अपने लिए नहीं तो खुशी के लिए अपने जीवन पर अपनी पकड़ ढीली मत पड़ने दो बेटी, पूर्णा देवी ने भरे गले से कहा। रिया ने खुशी और पूर्णा देवी को खिला पिला कर सुला दिया और तंग की प्रतीक्षा करने लगी। तरह तरह की बातें सामने प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी थीं। सोच में डूबी हुई कब वो निद्रा देवी की गोद में समा गई उसे स्वयं ही पता नहीं चला। तरंग ने जब घंटी बजाई तो वह घबरा कर उठ बैठी। मर गई थी क्या? कब से घंटी बजा रहा हूँ। द्वार खुलते ही नशे में धुत तरंग बरस पड़ा। यह क्या शरीफों के घर आने का समय है? वह भी नशे में धुत लड़खड़ाते हुए, आवाज नीची रखो पड़ोसी जाग जाएंगे। पड़ोसियों का डर किसे दिखा रही हो? बेचारी पूजा से तुमने पानी तक नहीं पूछा। कितनी आहत होकर गई है वो यहाँ से। वह तो तुम्हारे और खुशी के लिए जान भी देने को तैयार रहती है। उसके साथ ऐसा व्यवहार, उसे रेस्तरां में ले जाकर खिलाया पिलाया। मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। तरंग अपनी ही रौ में बहे जा रहा था। समझ गई, मतलब खा पी कर आए हो, अब भोजन की आवश्यकता नहीं है, रिया व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोली। ये भी कोई कहने की बात है? सीधी सादी बात भी तुम्हें समझ में नहीं आती, मूर्ख शिरोमणि कहीं की। अस्पष्ट शब्दों में बोलकर तरंग अपने बिस्तर में लुढ़क गया, और कोई दिन होता तो रोती कल्पती रिया भूखी ही सो जाती। पर आज नहीं। कहीं कोई कांटा इतना गहरा धंस गया था जिसकी टीस उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। स्वयं को स्वस्थ रखने का भार भी तो उसके ही कंधों पर है। क्या हुआ जो तरंग साथ नहीं देता? रिया ने भोजन को करीने से मेज पर सजाया जैसे किसी अतिथि के आने की प्रतीक्षा हो। बत्ती बुझाकर मोमबत्ती जलाई और उसकी मंद रोशनी में रात्रिभोज का आनंद लेती रही। लंबे समय के बाद उसे लगा कि प्रसन्न होने के लिए किसी बड़े तामझाम की आवश्यकता नहीं होती। सही मनोस्थिति का होना ही पर्याप्त है। फिर न जाने क्या सोचकर अपनी फाइल निकाल कर बैठ गई। पढ़ाई में वह ठीक ठाक थी, पर अन्य गतिविधियों में उसका सानी कोई नहीं था। नृत्य, संगीत, खेलकूद, वाद विवाद, नाटकों में उसकी उपस्थिति अनिवार्य समझी जाती थी। पर विवाह होते ही सब कुछ बदल गया। रिया ने उदासीनता की ऐसी चादर ओढ़ ली जिसे भेद पाना दूसरों के लिए तो क्या स्वयं उसके लिए भी कठिन हो गया। रात के सन्नाटे में स्वयं से ही अपना परिचय करवाकर रिया रोमांचित हो उठी। खुशी ने उसके व्यक्तित्व को झकझोर कर जगा दिया। अगले दिन की उजली सुबह नया ही रूपरंग लेकर आई।
रिया हौले हौले गुनगुना रही थी। तरंग को ऑफिस जाने की जल्दी थी। इंस्पेक्शन था, तैयारी जो करनी थी। पूजा को फोन कर देना। कल के व्यवहार के लिए क्षमा मांग लेना। नहीं तो वो नहीं आने वाली खुशी के स्कूल। तरंग जाते हुए हिदायत दे गया था। सुनकर खुशी ने ऐसा मुंह बनाया कि पूर्णा देवी को हंसी आ गई। मुझे नहीं जाना पूजा मौसी के साथ। तरंग को जाता देख खुशी धीमे स्वर में बुदबुदाई। खुशी, चलो तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है। रिया ने खुशी से कहा, मैं पूजा मौसी के साथ स्कूल नहीं जा रही। तुम मेरे साथ जाओगी। तुम्हारे पापा व्यस्त हैं पर मैं नहीं। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का भार मेरे कंधों पर है, पूजा पर नहीं। सच मम्मी, मेरी नई जन्मदिन वाली पोशाक निकाल दो। आज स्कूल ड्रेस पहनना जरूरी नहीं है। दादी माँ, सुना आपने, मैं और मम्मी स्कूल जा रहे हैं। खुशी ताली बजाकर नाचने लगी। मुझे नहीं ले चलेगी खुशी, घर में बैठे बैठे ऊब जाती हूँ मैं। चलिए ना मान जी, हम तीनों चलेंगे। स्कूल जाने के बाद थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, फिर बाहर ही खा पी कर लौट आएंगे। उत्तर खुशी के स्थान पर रिया ने दिया। क्यों नहीं, मैं तो खुशी से पहले तैयार हो जाऊंगी। पूर्णा देवी ने सहमति जताई। तरंग ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि उसके परिवार की महिलाएं बिना उसकी सहायता के घर से बाहर की खुली हवा में निकलने का साहस करेंगी। पूर्णा देवी ने परिवार में कठोर अनुशासन में दिन बिताए थे। उनके सास ससुर ही नहीं, उनके पति भी स्त्रियों का स्थान घर की चारदीवारी में ही होने में विश्वास करते थे। उन्होंने यही सोचकर संतोष कर लिया था कि उनका जीवन तो किसी प्रकार कट गया, पर आने वाली पीढ़ी को वे अपनी तरह घुट-घुट कर नहीं जीने देंगी। पर केवल सोच लेने से क्या होता है। वे रिया के हंसमुख और जिंदादिल स्वभाव से ही प्रभावित हुई थी, पर विवाह के बाद तिलतल कर बुझने लगी थी रिया। यूं घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। तरंग की अच्छी भली नौकरी थी। उनके पति श्रीराम का फलता फूलता व्यवसाय था, पर तरंग ने अपने पिता के आचार विचार और स्वभाव विरासत में पाया था। वो स्वयं रंगरलियां मनाने को स्वतंत्र था, पर रिया पर कड़ा पहरा था। उसका खिड़की से बाहर झांकना तक तरंग को पसंद नहीं था। रिया को हर बात पर नीचा दिखाना, जलीकटी सुनाना, क्रोध में बर्तन, प्लेटें आदि उठाकर फेंक देना उसके स्वभाव के अभिन्न अंग थे। ऐसे में रिया अपने ही संसार में सिमट कर रह गई थी। दादी माँ सो गई क्या? उनकी विचार श्रृंखला शायद इसी तरह चलती रहती कि खुशी के स्वर ने उन्हें झकझोर कर जगा दिया। मेरा स्कूल आ गया दादी माँ, खुशी बोली। तेरा स्कूल नहीं आया बुद्धू, हम तेरे स्कूल आ गए, पूर्णा देवी ने हंसते हुए कहा। देखा मम्मी, दादी माँ मुझे बुद्धू कह रही हैं, खुशी हंसते हुए बोली। फिर माँ और दादी माँ का हाथ थामे अपनी कक्षा की ओर खींच ले गई। शीरी मैम, मेरी मम्मी और मेरी दादी माँ, खुशी ने प्रसन्नता से अपनी टीचर से दोनों का परिचय कराया। आपको पहली बार देखा है मैंने, आप तो कभी आती ही नहीं, कभी मन नहीं होता हम लोगों से मिलने का, शीरी मैम ने उलाहना दिया। जी आगे आया करूंगी, रिया ने उत्तर दिया। हम लोग तो अभिभावकों और बच्चों के बीच मेलजोल को प्रोत्साहित करते हैं। बहुत से बच्चों की माने शनिवार को बच्चों को कहानियाँ सुनाती हैं, गेम्स खिलाती हैं, क्राफ्ट सिखाती हैं। चाहे तो आप भी अपनी रुचि के अनुसार बच्चों को कोई भी हुनर सिखा सकती हैं। मेरी दादी माँ को बहुत सी कहानियाँ आती हैं और मेरी मम्मी तो इतनी होशियार हैं कि पूछो ही मत। खुशी अब भी जोश में थी। हम तो अवश्य पूछेंगे, शीरी मैम मुस्कुराईं। तभी खुशी शीरी मैम के कान में कुछ कहने लगी। हाँ देख लिया, तुम्हारी मम्मी तो वाकई बहुत सुंदर हैं। शीरी मैम ने खुशी की हाँ में हाँ मिलाई। बहुत नटखट हो गई है, कुछ भी बोलती रहती है, रिया शर्मा गई। सुंदर को सुंदर नहीं तो और क्या कहेगी खुशी। आपकी बेटी बहुत प्यारी और होशियार है, पर किसी शनिवार को आइए ना। बच्चों को कुछ भी सिखाइए या केवल उन्हें गीत सुनाइए, बातचीत कीजिए। इससे बच्चे का व्यक्तित्व विकसित होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है,
सदा चहकती रहने वाली खुशी शनिवार को अलग-थलग उदास सी बैठी रहती है। शीरी मैम ने पुनः याद दिलाया, मैं भविष्य में याद रखूंगी। खुशी की खुशी में ही मेरी खुशी है, रिया ने आश्वासन दिया। स्कूल से निकलकर रिया खुशी को एक बड़े से मॉल में ले गई। वहाँ बच्चों के लिए अनेक प्रकार के गेम्स थे, जिनका आनंद लेने के लिए वहाँ बच्चों की भीड़ लगी थी। खुशी के साथ ही पूर्णा देवी और रिया ने भी उनका भरपूर आनंद लिया। दिन भर मस्ती करके और खा पी कर जब तीनों घर पहुँची तो थक कर चूर हो गई थी। शीघ्र ही निद्रा देवी की गोद में समा गई। घंटी की आवाज सुनकर रिया हड़बड़ा कर उठी। घड़ी में 6 बज रहे थे। द्वार खोला तो तरंग सामने खड़ा था। सो रही थी? हाँ, रिया बोली। खुशी और माँ भी सो रही हैं? पूछते हुए तरंग अंदर आ गया। फिर गुस्से से बोला, जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, पर तुम सब तो बस अपनी नींद में डूबे रहो। क्या कह कर गया था मैं? यही न कि पूजा को फोन कर लेना और कल के व्यवहार के लिए क्षमा मांग लेना तो वो खुशी को स्कूल ले जाएगी। पर नहीं, तुम अपनी ही ऐठ में हो। तुमने कुछ नहीं किया, चाहे बच्ची का भविष्य चौपट हो जाए। हमने फोन नहीं किया तो क्या हुआ, आपने तो पूजा को फोन किया ही होगा, रिया ने सहज भाव से पूछा। प्रश्न पूछ रही हो या ताना मार रही हो? तरंग क्रोधित हो उठा। मैं तो दोनों में से कुछ भी नहीं कर रही। मैं तो केवल जानना चाह रही थी। तो जान लो, मैंने पूजा को ये जानने के लिए फोन किया था कि वो खुशी के स्कूल गई या नहीं, तो पता चला कि तुमने उसे फोन तक नहीं किया। क्षमा मांगने की कौन कहे। एक बात तो साफ हो गई कि तुम्हें खुशी की कोई चिंता नहीं है। खुशी की चिंता है, इसीलिए पूजा को फोन नहीं किया। तरंग, ये भी जान लो कि अजनबियों के सामने मेरी घिघी नहीं बंधती। मैं और मांझी खुशी के स्कूल गए थे और सच मानो कि खुशी को इतना खुश मैंने पहले कभी नहीं देखा। रिया हर एक शब्द पर जोर देकर बोली। ओह, तो अब तुम्हारे मुंह में भी जबान आ गई है। तुम ये भी भूल गई कि पूजा तुम्हारी बहन है। तरंग, चाहे बहन हो या पति, अन्याय का प्रतिकार करने का अधिकार तो मेरे पास होना ही चाहिए। मैं अब तक चुप थी, पर अब मैं लड़ूंगी, अपने लिए नहीं, अपनी बेटी खुशी के लिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटी। पूर्णा देवी, जो अब तक चुप खड़ी थी, धीमे स्वर में बोली। माँ, तुम भी? तरंग चौंक कर बोला। क्या कहूँ बेटे, जीवन भर अन्याय सहती रही मैं, पर अब लगता है समय बदल गया है। रिया के साथ मैं भी लड़ूंगी अपनी खुशी के लिए, पूर्णा देवी धीमे पर दृढ़ स्वर में बोली। रिया बढ़कर पूर्णा देवी के गले से लग गई। उसकी आंखों में आभार के आंसू थे।